मुश्किलें आमतौर पे हम लोगों को खराब लगती हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि मुश्किलें होती भी हैं, चाहे कितनी भी खराब लगे हैं, खत्म तो हुई नहीं। तो कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जो बहुत फायदा करती हैं। डिसलेक्सिया कुछ लोगों के लिए ऐसी ही एक मुश्किल है। देखते हैं कैसे उसने फायदा किया। Let's dig deeper into the strange association between what is essentially a neurological malfunction and a career success. चलिए थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल माल फंक्शन मतलब दिमागी का कुछ खराबी और करियर में सक्सेस में क्या रिलेशनशिप है, इसकी गहराई में जाते हैं। In the Big Pond chapter, I talked about the fact that being on outside in a less elite and less privileged environment can give you more freedom to pursue your own ideas and academic interests. एक हमने किताब पढ़ी थी, इसी में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि बिग फिश स्मॉल पॉन्ड, स्मॉल फिश बिग पॉन्ड के नाम से कुछ चीजें पढ़ी थी हमने। उसमें इम्प्रेशनिस्ट्स कुछ पेंटर्स हैं फ्रांस के, जिनको सैलून में उनकी पेंटिंग्स नहीं लगवा पाए। सैलून एक ज़माने का फ्रांस में पेंटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ था। उसमें आपकी अगर पेंटिंग सेलेक्ट हो गई तो ऐसे ही जैसे आपका बेटा आज आईएएस में सेलेक्ट हो गया। ये जो इम्प्रेशनिस्ट्स थे, ये जब पेंटिंग करते थे तो रात रात भर जाकर वेट करते थे कि कल हमारी पेंटिंग सेलेक्ट हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में जानने के लिए। तो अल्टीमेटली वो लोग, एक बंदे की सेलेक्ट हुई थी, उनका छोटा सा ग्रुप था इम्प्रेशनिस्ट का, वो अपने तरीके से काम करते थे और उनका बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था। किसका? सैलून वालों का। जैसे गवर्नमेंट चलाती थी उसमें उस सैलून, किस तरह से आपको पेंटिंग करनी है, पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है। तो ये लोग थोड़ा सा हटके थे, ये लोग फ्री पेंटिंग के बारे में थे। वो लोग ये भी डिसाइड करते थे कि आपको किस तरह की पेंटिंग आप बनाएंगे तो आपकी पेंटिंग देखी जाएगी, खरीदी जाएगी। जैसे कोई वॉर हीरो है, उसके बारे में बनाइए तो अच्छी मानी जाएगी। सैलून वाले इम्प्रेशनिस्ट से मानते थे कि कुछ भी बनाओ। तो लेकिन वो जब बाहर वाले थे, मतलब उनकी जब पेंटिंग अंदर सेलेक्ट नहीं हुई सैलून में, तो वो आउटसाइडर हो गए। जब आउटसाइडर हो गए तो उनके पास कोई चारा नहीं रह गया, उन्होंने अपनी ही एक छोटा सा डिस्प्ले बनाया और उनकी आज एक एक पेंटिंग ऑलमोस्ट $1 बिलियन की बिकती है इंप्रेशनिस्ट की। तो बोल रहा है कि अगर आप बाहर वाले हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं आपको। कैन गिव यू मोर फ्रीडम टू परस्यू योर ओन आइडियाज एंड एकेडमिक इंटरेस्ट। अगर आप मेडिकल कॉलेज में घुस गए हैं तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। किसी ने मुझसे कहा था अगर आपको काउंसलिंग में इंटरेस्ट था तो आपने एमए साइकोलॉजी क्यों नहीं की? इसीलिए क्योंकि एमए साइकोलॉजी में मुझे वही किताबें पढ़नी पड़ती जो कॉलेज में दिया था। मैं बाहर वाला हूं तो मुझे एडवांटेज है, मैं जो भी इंटरेस्ट है, जो भी किताबें पढ़ सकता हूं। तो वही आपको फ्रीडम होती है अपने आइडियाज पर परस्यू करने के लिए। Caroline Sachs would have had a better chance of practicing the profession she loved if she had gone to her second choice school instead of first choice. Caroline Sachs जब फर्स्ट चॉइस में स्कूल में चली गई तो वो डर गई क्योंकि बाकी बच्चे बहुत तेज थे उसके कंपैरिजन में। तो अगर वो सेकंड चॉइस के स्कूल में गई होती तो ऐसा नहीं होता और शायद वो बायोलॉजी पढ़ लेती। उसने बायोलॉजी छोड़ दिया था बीचों बीच में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। Impressionism similarly was possible only in the tiny gallery that virtually no one went to, not in the most prestigious art show on the earth. Impressionists वही थे, फ्री ड्राइंग जो भी उनको ठीक लगता था पेंटिंग वो करते थे। वो कहाँ शुरू हो पाई? वो सैलून में नहीं हो सकती थी। अगर उनकी सैलून में सेलेक्ट भी हो गई होती पेंटिंग, खूब बड़ी बड़ी दीवारें थी, एक एक सैलून में करीब 3-3, 4-4 हजार पेंटिंग डिस्प्ले होती थी। कुछ तो इतनी हाइट पर होती थी लोगों को दिखती भी नहीं थी। उसमें भी आपके आई लेवल पे कौन सी पेंटिंग सजेगी उसके लिए बड़ा सोर्स लगता था। तो सैलून में अगर ये घुस गए होते तो उनको फायदा नहीं होता। डिसलेक्सिक्स आर आउटसाइडर्स एज वेल। भैया सही बात है, एक स्कूल में, एक क्लास में एक बच्चा अगर डिसलेक्सिक है तो क्या है? वो आउटसाइडर है, वो नॉर्मल नहीं माना जाता। दे आर फोर्स्ड टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स एट स्कूल बिकॉज दे कांट डू द थिंग्स दैट स्कूल रिक्वायर्स देम टू डू। बेचारे अलग खड़े होते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर सकते जो एक आम बच्चा कर सकता है। तो एक तरह से बाहर वाले हो गए। इज इट पॉसिबल फॉर दैट आउटसाइडरनेस टू गिव देम सम काइंड ऑफ एडवांटेज डाउन द लाइन? तो वो जो बाहरीपन है, जैसे मुझे डॉन बॉस्को में बड़ा फायदा है, मैं वहां पर एम्प्लॉय होकर के भी एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं कितने बजे आता हूं, कितने बजे आता हूं, कोई पूछताछ नहीं है।
पूरे स्कूल में किसी टीचर को फोन अलाउड नहीं है, लेकिन मुझसे कोई मना ही नहीं करता, मैं क्लास में भी फोन उठा सकता हूँ। तो आउटसाइडरनेस की वजह से ना मुझे, लेकिन नुकसान भी है भाई। नुकसान ये है कि मुझे चेक नहीं मिलता टाइम टाइम पर, उनकी मर्जी है जितना पैसा काट लें। तो क्या ये आउटसाइडरनेस, बाहरीपन, कोई फायदा करता है लंबे समय में? टू आंसर द क्वेश्चन, इट इज वर्थ थिंकिंग अबाउट द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टराइजेशन इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आउटसाइडरपन कुछ फायदा करता है कि नहीं करता, थोड़ा सा इसको समझिए। इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की पर्सनैलिटी कैसी होती है? इनोवेटर कौन होते हैं? जो नया करने की कोशिश करते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स जो धंधा करने की कोशिश करते हैं, पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ वेंचर चालू करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स मेजर पर्सनालिटी थ्रू व्हाट इज कॉल्ड 5 फैक्टर मॉडल। साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज खोजा है, इसका नाम है 5 फैक्टर मॉडल, या तो बिग 5 इन्वेंटरी विच एक्सेसेस हु वी आर अक्रॉस द फॉलोइंग डिमेंशंस। 5 चीजों में चेक करते हैं कि आप कौन हैं। स्पेशली क्या चीज चेक करने के लिए? इनोवेटर और एंटरप्रेन्योरशिप चेक करने के लिए। सबसे पहला है न्यूरोटिसिज्म। इसको अगर हिंदी में बोले तो सनकीपना। न्यूरोटिसिज्म, वो 2 छोर हैं उसके, एक तो सेंसिटिव नर्वस वर्सेस सिक्योर कॉन्फिडेंट। सेंसिटिव मतलब छोटी सी बदलाव आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगी, और इसी की वजह से आप नर्वस भी होंगे फटाफट। और दूसरा छोर, उसका दूसरा अंत क्या है? अगर आप बहुत सेंसिटिव नहीं है या नर्वस नहीं है तो कॉन्फिडेंट है और सिक्योर फील करेंगे। तो ये तो हो गया न्यूरोटिसिज्म। दूसरा है एक्स्ट्रावर्जन, ये 2 छोर हैं इसमें, एनर्जेटिक ग्रेगरियस वर्सेस सॉलिटरी रिजर्व्ड। एनर्जेटिक है और बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, और उसका दूसरा छोर है कि आप अकेले रहते हैं, रिजर्व रहते हैं अपने मतलब। तीसरा है ओपननेस, खुलापन, इन्वेंटिव क्यूरियस वर्सेस कंसिस्टेंट कॉशियस। मतलब पहला छोर है जिसमें आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और हमेशा कुछ जानना चाहते हैं, क्यूरियस है, और दूसरा आप कॉशियस हैं, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हैं, और वही जो चीज रिपीट होती है, कंसिस्टेंट होती है, वही करते हैं बार बार। अगर आप इसमें हैं ओपननेस में तो एक छोर आपका ये हो सकता है, दूसरा छोर हो सकता है। पांचवा है अग्रीएबलनेस, मतलब आप कितने अग्री करते हैं, कोऑपरेटिव एम्पैथेटिक हैं वर्सेस सेल्फ इंटीग्रेटेड एंटागोनिस्ट, मतलब लोगों के साथ खूब अग्री करते हैं या भाड़ में जाओ दुनिया, ये 2 छोर हैं। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेटरशिप किसी की चेक करते हैं तो ये 5 फैक्टर लोगों का मेजर किया जाता है कि इस स्केल में आप कहां पर फिट होते हैं। फोर्थ वाला है कॉन्शेंचुअसनेस। कॉन्शेंचुअसनेस में एक छोर है ऑर्डरली इंडस्ट्रियस और वर्सेस इजी गोइंग केयरलेस। एक तो आप सब कुछ प्लान करके, हिसाब किताब लगा करके, आपके कपड़े एकदम अच्छे से रखे रहेंगे, ऑर्डर में रहेगा, और दूसरा केयरलेस, दूसरा छोर। तो एक तरफ ऑर्डरली और इंडस्ट्रियसनेस, दूसरा इजी गोइंग एंड केयरलेस, ये है कॉन्शेंचुअसनेस। तो ये 5 चीजें हैं इसके बारे में जो मेजर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन argues that innovators and revolutionaries tend to have a very peculiar mix of these traits, particularly in the last 3. जो इनोवेटर्स होते हैं, हम सब इनोवेटर बनना चाहते हैं आजकल की, स्पेशली आज की जनरेशन में तो हर कोई इनोवेटर बनना चाहता है। ये चीज आज से 100 साल पहले नहीं था। 100 साल पहले था भैया अगर बढ़ई के लड़के हो तो बढ़ई बनो। आज बढ़ई का लड़का चाहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने या बिजनेसमैन बने, और खासतौर से बच्चा तो ये चाहेगा जो मेरे बाप कर रहा है वो तो मैं कभी नहीं करूं। हर आदमी इनोवेटर बनना चाहता है। तो बोलता है जो लोग इनोवेटर हैं और जो रेवोल्यूशनरी हैं, जो क्रांति लाते हैं, उनके अंदर में कुछ खास मिक्स होता है, और स्पेशली इन 3 चीजों का, ओपननेस, कॉन्सेंचुअसनेस एंड अग्रीएबलनेस का। और वो किस तरह का मिक्स होता है? इनोवेटर्स हैव टू बी ओपन, उनको ओपन होना पड़ता है। दे हैव टू बी एबल टू इमेजिन थिंग्स दैट अदर्स कैन नॉट एंड विल बी विलिंग टू चैलेंज देयर ओन प्री कॉन्सेप्शंस। मतलब आपकी जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ आपको सोचना होगा, आपको ओपन होना पड़ेगा भाई। आपने अगर पढ़ लिया है कि एक सवाल इसी तरह से लगाया जाता है, तो अगर आप इनोवेटर हैं तो आपको उसके खिलाफ सोचना पड़ेगा कि इस किसी और तरीके से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको अपनी प्रीकंडीशन को चैलेंज करने के लिए विलिंग होना चाहिए। तो ये क्वालिटी होती है इनोवेटर्स में। दे ऑल्सो नीड टू बी कॉन्सेंचुअस, उनको कॉन्सेंचुअस भी होना होता है। एन इनोवेटर हु हैज ब्रिलियंट आइडियाज but lacks the discipline and persistence to carry them out is merely a dreamer. ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया आ गया, क्या बनाएंगे? लैपटॉप बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे, लेकिन उसको अगर बहुत दूर तक नहीं ले जाएंगे आप तो आइडिया खत्म हो जाएगा।
पता है ये लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब आइडियाज कहां शुरू हुए थे? कौन सी कंपनी में? जेरोक्स। माउस की डिस्कवरी जेरोक्स में हुई थी। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुमने मेरा चोरी किया, तुमने मेरा चोरी किया। तो कहीं पर दोनों की बातचीत होती है, हम दोनों ने तो जेरोक्स से चोरी किया। तो किस आइडिया को आप कितना दूर तक ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअसनेस, कि अपने कॉन्शेंचुअसनेस, अपने आइडिया को कितना दूर तक आप उसको अंजाम ले जाते हैं। एन इनोवेटर हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, बट लैक्स डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और परसिस्टेंस नहीं है तो आप खाली ड्रीमर हो गए, सपना देख रहे हो बस। दैट टू इज ऑब्वियस, वो भी ऑब्वियस है। बट क्रूशियली इनोवेटर्स नीड टू बी डिसएग्रीएबल। एक और बड़ी खास चीज है, उनको क्या होना पड़ता है? डिसएग्रीएबल। वो क्या होता है? दूसरों से, हाँ, हम आपसे सहमत नहीं होते हैं। बाय डिसएग्रीएबल आई डोंट मीन ऑब्नॉक्शियस और अनप्लेजेंट। डिसएग्रीएबल से मतलब ये नहीं कि हम हमेशा बहस करते रहें। जैसे वो पिक्चर में नहीं था तुम्हारे, वो परेश रावल, ये क्यों किया तुमने, यहां तुम खड़े क्यों हुए? जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं पूछना, जबरदस्ती हर आदमी से डिसएग्री नहीं करना। लेकिन आई मीन that on that fifth dimension of big five personality inventory, agreeableness, they tend to be on the far end of the continuum. They are people willing to take social risks to do things that others might disapprove of. मतलब ये जो agreeableness है, socially कौन सी चीज agreeable है, कौन सी agreeable नहीं है, वो लोग रिस्क ले लेंगे अगर कोई चीज सोशली भी सही नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैं डिसएग्रीएबल हूं। अगर एक बार मैंने मीटिंग की थी लेडीज की, मैंने डॉक्टर मॉम के नाम से प्रोग्राम बनाया था। उसमें मेरा सपना था कि हर मॉम घर की साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, तब अपने बच्चे को काउंसिल करेगी। तो पहली मीटिंग हो गई तो मुझे फीडबैक मिला। एक मॉम, डॉक्टर मॉम हमारी मेंबर थी, तो बोलती है, डॉक्टर साहब की लगता है मेडिकल की प्रैक्टिस चल वल नहीं रही है, उनको काम धाम आता नहीं डॉक्टरी का, इसलिए ये इस तरह का फालतू काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको बोलते हैं डिसएग्रीएबलनेस। ठीक है। बोलता दैट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है डिसएग्रीएबल होना। सोसाइटी फ्राउन्स ऑन डिसएग्रीएबलनेस। सोसाइटी, अगर आप डिसएग्रीएबलनेस आपके अंदर है तो सोसाइटी फ्राउन करती है, आपको पसंद नहीं करती है। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर हार्ड वायर्ड टू सीक अप्रूवल ऑफ दोज अराउंड अस। अगर हम आदमी हैं तो हमको आसपास के लोगों का अप्रूवल चाहिए, हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है। येट रेडिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट गोज नोवेयर विदाउट द विलिंगनेस टू चैलेंज कन्वेंशन। लेकिन अगर आप कोई नया चीज करना चाहते हैं तो कन्वेंशन के खिलाफ आपको सोचना पड़ेगा। If you have new idea and it is disruptive and you are agreeable, then what are you going to do with that? Says Peterson. If you worry about hurting people's feeling and disturbing the social structure, you're not going to put those ideas forward. एक पिक्चर बनी है फेसबुक पर, सोशल नेटवर्क। उसमें वो जब भी कोई नया काम करने की कोशिश करता था, लोग उसके खिलाफ जाते थे। इनफैक्ट उस पिक्चर में न्यूज फीड के बारे में नहीं बताया। जब फेसबुक बनी थी, वो फिल्म द सोशल मीडिया, तो भाड़ में जाए, उसका ये एटीट्यूड था। बोलते हैं जब न्यूज फीड जानते हैं ना, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी फोटो अपलोड की, कौन सी फोटो लाइक की, डिसलाइक की, ये बगल में न्यूज फीड के फॉर्म में चलता रहता है। इतनी ज्यादा लोगों ने फेसबुक पर ग्रुप बना बना के इसकी खिलाफत की, बट जुकरबर्ग क्या बोलता है? सब सुधर जाएंगे, अल्टीमेटली सब जान जाएंगे। तो ये है डिसएग्रीएबलनेस। बोलते अगर आपके पास कोई आइडिया है जो डिसरप्टिव है और अगर आप अग्रीएबल होगे तो क्या करोगे फिर? जैसा लोग कहोगे वैसा बना कर दोगे, नहीं करोगे फिर सोशल बायस। बोलता है फिर आप चिंता करोगे, लोगों की फीलिंग हर्ट होगी कि नहीं होगी। वो कहता है यू कैन नॉट हैव 500 मिलियन फ्रेंड्स विदाउट हर्टिंग फ्यू फ्रेंड्स। उस पिक्चर का स्लोगन था सोशल नेटवर्क का कि अगर आपको 5 करोड़ दोस्त चाहिए तो 4-5 दोस्त को छोड़ो। उसके सारे दोस्त उसको छोड़ के चले गए, उस पिक्चर में ही दिखाया है। तो यही बोल रहा है कि आपको लोगों की फीलिंग की चिंता नहीं करनी है अगर आपके पास कोई आइडिया है उसको अंजाम तक ले जाने के लिए। एज द प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत फेमस आदमी थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, प्ले लिखते थे, कहते थे वंस पुट इट, द रीजनेबल मैन अडॉप्ट्स हिमसेल्फ द वर्ल्ड। जो एक आम आदमी है वो अपने आप को दुनिया के हिसाब से ढाल लेता है। द अनरीजनेबल एंड वन परसिस्ट्स इन ट्राइंग टू अडॉप्ट द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ। और जो अनरीजनेबल है, जो कुतर्की है, वो दुनिया को अपने हिसाब से ढालता है।
Therefore, all progress depends on unreasonable men. इसलिए दुनिया में जितने विकास हुए हैं किन्होंने किए हैं? Unreasonable men. इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. A good example of Peterson's argument is the story of how Swedish furniture retailer IKEA got its start. बहुत फेमस कंपनी है IKEA, $1 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी है. उनका काम कैसे चालू हुआ? The company was founded by Ingvar Kamprad. His great innovation was to realize that much of the cost of furniture was tied up with its assembly. उसका ग्रेट आइडिया क्या था फर्नीचर में कि फर्नीचर का जो सबसे ज्यादा पैसा लगता है उसको असेंबली करने में लगता है, जोड़ने में. Putting the legs on the table not only costs money but also makes shipping table very expensive. अगर आपने फर्नीचर टेबल में अगर आपने उसके डंडे जोड़ दिए और उसको शिपिंग कर रहे हैं तो खाली उसको जोड़ने में पैसा नहीं खर्च होता, शिपिंग में भी बहुत कम्बरसम हो जाता है. So he sold furniture that hadn't yet assembled. तो उसने क्या शुरू कर दिया? अनअसेंबल्ड फर्नीचर शिप करना, शिपिंग इट चीप एट बॉक्सेस एंड अंडरसोल्ड ऑल इट्स कंपटीटर. तो अगर एक सोफा, आज मैं एक सज्जन के यहाँ गया था, ₹1.25 का सोफा था उनका, तो उसने क्या किया? उस सोफे को काट काट कर ऐसे फर्नीचर के बाद में जाकर के वो आदमी अपने घर पे असेंबल कर ले, तो अपनी कॉस्ट कटिंग कर ली और बहुत सस्ता बेचा. मैंने खरीदा है ऐसा एक सोफा, नहीं डाइनिंग टेबल, चाइना में डाइनिंग टेबल है, आराम से श्रीश भी उसको घसीट कर कहीं भी ले जा सकता है. तो और उसने आउटसोल्ड किया, कंपटीटर के जितने भी बिक रहे थे उससे ज्यादा इसके बिकते थे. इन मिड 1950s, however, Kamprad ran into trouble. लेकिन 1950s में मुश्किल आ गई उसको. स्वीडिश फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी बनाते थे स्वीडिश में लोग फर्नीचर, लॉन्च्ड अ बायकॉट ऑफ IKEA. सब मिलकर के जो उनकी यूनियन थी उन्होंने इसको बायकॉट कर दिया. क्यों इतना सस्ता बेच रहे हो? जैसे हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड का है, तो अगर एक बार तो ग्रुप में सब चिढ़ गए थे कि चंदन का रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया अल्ट्रासाउंड का, तो बायकॉट करने तक नौबत आ गई थी. तो ये बोल रहा है कि उन्होंने फिर बायकॉट कर दिया कि हमारा रेट 1 लाख है, तुम यहाँ 10,000 में बेच रहे हो, तो हमको नुकसान हो रहा है भाई, हमारा फर्नीचर नहीं जा रहा है. दे वर एंग्री एट दिस हिज लो प्राइस एंड दे स्टॉप्ड फिलिंग हिज ऑर्डर्स. तो इवन जो खरीदार थे लोकल, जो होलसेलर थे, उन्होंने उनको खरीदना बंद कर दिया, वो दुकानें जहां पर ही बेचता था. IKEA फेस्ड रुइन. IKEA को क्या मिल गया? रुइन, मतलब खत्म होने वाला था. डेस्परेट फॉर अ सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशन खोज रहा था. Kamprad looked south and realized just across Baltic Sea from Sweden was Poland. एक नए देश के बारे में उसने खोजा कि चलो समुद्र के किनारे नया देश है. A country with much cheaper labor and plenty of wood. खूब ढेर सारा लकड़ी है और लेबर और सस्ता है हमारे यहां से. उसने क्या किया? That's Kamprad's openness. ये उसका इनोवेटिव आइडिया था, नया कुछ करते हैं. ये ऐसे ही है, लखीमपुर में आपकी क्लास नहीं चल रही है, सीतापुर में कोशिश करो. आपको पता है यहां पर एक ढकेरवा चौराहा है, यहां से 50 किलोमीटर दूर पे, वहां पर जमीन बड़ी सस्ती है, तो मुझे दिन ख्याल आया था वहीं पर स्कूल खोलते हैं. तो ये ओपननेस है, जो भी नया कोशिश करना. तो बोलता है फ्यू कंपनीज वर आउटसोर्सिंग लाइक दैट इन अर्ली 1960s. इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, कि अपने काम को कहीं और सेटअप करना. बहुत कम कंपनीज वैसा कर रही थी 1960s में. देन Kamprad forced his attention on making the Polish connection work. लेकिन फिर उसने क्या किया? अपने पोलैंड के जो लोग के साथ कनेक्शन था उसको भी काम यूज करने की कोशिश की. इट वॉजंट ईजी, आसान नहीं था ये काम. पोलैंड 1960s वॉज अ मेस. उस समय 1960s में पोलैंड क्या था? एक मेस. मेस मतलब जहां खाना बनता है. हाँ, खिचड़ी थी एकदम, बहुत बेकार कंडीशन थी. इट वॉज कम्युनिस्ट कंट्री, यही होती है. वो भी इसलिए मेस कहा जाता है क्योंकि वहां पर खिचड़ी बनती है. तो उस समय क्या था? वो कम्युनिस्ट कंट्री था. कम्युनिस्ट कंट्री जानते हैं क्या था? एकदम बेकार. कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एक बहुत बड़ा वाद आया था, साम्यवाद, समाजवाद. बड़ा अजीब था ये. मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है हराम, ऐसे हुआ कैसे? जिन्होंने पास जितना पैसा है छीन लो और गरीबों को दे दो. ये करता कौन था? जो गरीब थे. और क्यों करते थे? रॉबिनहुड वाद. गरीबों को दो, तो जितने भी राजा महाराजा थे सबसे छीन छीन कर गरीबों को देते थे. और गरीब कौन थे? हम रख लेते थे. खूब मर्डर हुए हैं, बहुत लोग मरे हैं. नहीं, अच्छा काम भी हुआ है, बट
बोलता है उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था. इट हैड नन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी और ट्रेन्ड वर्क फोर्स और लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कंट्री. ये सब चीजें चाहिए अगर आप किसी देश में अपना काम करना चाहते हैं. या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे यूपी में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आती? बिजली नहीं है यहाँ पे. सब गुजरात में जाती है इंडस्ट्रीज, बैंगलोर में जाती है. आईटी इंडस्ट्री यूपी में कोई नहीं खुली है. क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है. और क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए. मशीनरी वहां पर नहीं है हमारे पास. या तो ट्रेन्ड वर्कफोर्स, यहां पर ट्रेन्ड वर्कफोर्स नहीं था वहां पर. और सबसे इंपॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शन, अगर कुछ नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट आपको बचाएगी. ये सब वहां था नहीं. बट कैम्पराड पुल्ड इट ऑफ, लेकिन कैम्पराड ने फिर भी खींच लिया अपना काम. ही इज अ माइक्रो मैनेजर, सेज एंडर एसलैंड, अ फेलो एट पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. बोलता है वो माइक्रो मैनेजर था. माइक्रो मैनेजर मतलब हर बारीकी, छोटी छोटी चीजों को भी मैनेज करता था. आमतौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग माइक्रो मैनेजर नहीं होते. माइक्रो मैनेजर मतलब उनके नीचे 100 लोग हैं, उनके नीचे 100 लोग हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं, हम खाली मोटे मोटे में देख रहे हैं क्या हो रहा है. दैट्स वाई ही सक्सीडेड वेयर अदर्स फेल्ड. इसलिए वो सक्सीड कर पाया जहां पर बाकी लोग फेल हो गए. बोलता है ही वेंट आउट टू दीज अनप्लेजेंट प्लेसेस एंड मेड श्योर थिंग्स वर्क. वो इस तरह के अनप्लेजेंट प्लेसेस में गया और वहां पर पक्का किया कि काम हो. एक बार मैं कश्मीर से आ रहा था, तो हायर्ड सुमो थी, उसमें एक सज्जन मुझे मिले, तो बताते हैं कि जिस समय कश्मीर में टेररिज्म चल रहा था, आजकल भी खत्म नहीं हुआ है, बोलते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस मैंने कश्मीर में ही किया है. और काहे का बिजनेस करते थे? कॉपियों का. कॉपी, पेंसिल, किताब दिल्ली में बना बना करके यहाँ पर 80-90 लोग उनके यहाँ वर्कर हैं. प्रिंट हो, कॉपियां प्रिंट होती हैं, जैसे नहीं नोटबुक्स लेके जाकर के वहां. तो मैं जाता था, दिक्कत थी लेकिन जाता था. ऐसे ही जा जाकर के उसने अजीबोगरीब जगह पर अपना काम फैलाया. दिस स्टबर्न कैरेक्टर, हिज एक्सट्रीमली स्टबर्न कैरेक्टर, ये उसका क्या है? जिद्दीपना है. जिद्दीपना कैरेक्टर है. इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंचुअसनेस, कि किसी आइडिया को खींच तान कर अंजाम तक पहुंचाना. बट व्हाट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्ट अबाउट कैम्पराड्स डिसीजन? सबसे खास चीज क्या है कैम्पराड के डिसीजन की? इट इज द ईयर ही वेंट टू पोलैंड. किस साल में गया था पोलैंड में? 1961. किस साल में? 1961. द बर्लिन वॉल वॉज गोइंग अप. उस समय बर्लिन वॉल बन रही थी. एंड कोल्ड वॉर वॉज एट स्पीक. एक तो होता है वर्ल्ड वॉर, हॉट वॉर. कोल्ड वॉर मतलब जो दो देश एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जैसे आज कोल्ड वॉर चल रहा था. ईस्ट एंड वेस्ट वुड कम टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. उस समय न्यूक्लियर वॉर तक की नौबत आ गई थी. द इक्विवेलेंट टुडे वुड बी वॉलमार्ट सेटिंग अप शॉप इन नॉर्थ कोरिया. आज अगर देखें तो वॉलमार्ट अमेरिका की है, कोरिया में अगर अपनी दुकानें डाले तो वैसा ही है. Most people wouldn't even think of doing business in the land of enemy for fear of being branded a traitor. लोग इसलिए भी नहीं करेंगे कि लोग कहेंगे क्या है? ट्रेटर है. ऐसे जैसे हम आज मैं जाकर के पाकिस्तान में काउंसलिंग करना शुरू कर दूं तो आप क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे ट्रेटर हैं, दगाबाज, धोखेबाज, देशद्रोही. वही बहुत से लोग इसलिए भी नहीं काम करेंगे कि लोग कहेंगे देशद्रोही. नॉट कंपैर्ड. कंपैर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. ही डिडंट केयर अ विट फॉर व्हाट अदर्स थॉट ऑफ हिम. उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. दैट्स डिसएग्रीएबलनेस. ये क्या है? डिसएग्रीएबलनेस. एक और एग्जांपल है मेरे पास डिसएग्रीएबलनेस का. एक छोटा सा स्कूल था, चर्च का स्कूल था, हॉस्टल में बच्चे रहते थे. तो सबको सिखाया गया कि करेज और डिसएग्रीबलनेस का एग्जाम्पल दिया. फादर ने बताया कि देखो, करेज वो है जहां पर रात को तुम्हें सोना है और तुम्हारे सारे फ्रेंड आकर के सो गए और तुम भी फिर भी करेज रख करके अपनी प्रेयर बोल करके तब सोते हो. मतलब तुम बाकियों की तरह नहीं हो. तो बोलता है सर मेरे पास बेटर आइडिया है. क्या? बोलता सर अगर सारे फ्रेंड्स आए, सब प्रेयर कर रहे हैं और मैं उनसे भाड़ में जाओ करके सो गया, वो ज्यादा बेटर आइडिया. डिसएग्रीएबलनेस का. So there is disagreeableness. Only a very small number of people have creativity to think of shipping furniture flat and outsourcing in the face of boycott. बहुत कम लोग हैं जो अपने फर्नीचर को फ्लैट बिना जोड़े हुए आउटसोर्स कर पाना
बाइकआउट हुए देशों में. And even smaller number have not only those kinds of insight but also have discipline to build a first class manufacturing operation in an economic water back. और खाली इतना ही नहीं, उसने पूरा प्लांट डाला इकोनॉमिक वाटर बैक में जहां पर उसके पास पैसे नहीं आ रहे थे फिर भी. बट टू बी क्रिएटिव एंड कॉन्सेंट्रियसनेस एंड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू डिफाई द कोल्ड वॉर, दैट्स रेयर. ये सब चीजें रेयर है. डिसलेक्सिया डजंट नेसेसरली मेक पीपल मोर ओपन. डिसलेक्सिया से लोग ओपन नहीं बन जाते हैं. नॉट डज इट मेक देम मोर कंसेंचुअस. वो ज्यादा कंसेंचुअस भी नहीं हो जाते हैं, डिसएग्रीबल नहीं हो जाते हैं. बट द मोस्ट टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी, लेकिन सबसे पता है ललचाने वाली पॉसिबिलिटी क्या है, raised by the disorder is that it might make it a little bit easier to be disagreeable. कि अगर आप डिसलेक्सिक हैं तो अगर आप कोई डिसएग्रीएबल हैं तो आसान होगा आपके लिए. ऐसे ही है जैसे मेरा छोटा भाई जो है सुनता बोलता नहीं है. तो जब भी हम लोग को टिकट खरीदना होता था ट्रेन का, तो आपको मालूम है ना ट्रेन में अपंग वालों का एक है, डिसेबल्ड का कोटा होता है. जो उसके साथ जाता है उसको भी डिस्काउंट मिलता है. तो भाई उसका तो अधिकार ही है, वो सुनता बोलता नहीं है, लेकिन उसको आपको एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. तो उसके पास सर्टिफिकेट था, उसके साथ मैं जाता था अक्सर, तो मुझे 50% डिस्काउंट मुझे भी मिलता था. लेकिन हम लोग कभी कभी टिकट लेते ही नहीं थे. ये डिसएग्रीबलनेस है. क्यों नहीं लेते थे भाई? सचमुच में गूंगा बहरा है. उन लोगों को देखो जो लोग गूंगे बहरे नहीं है फिर भी सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, उनसे जाके पैसा मांगो, हम तो सचमुच में गूंगे. तो ये हम लोगों को क्यों आता था? क्योंकि गूंगा बहरा था. तो ये कह रहा है कि डिसलेक्सिया होने से आपको डिसएग्रीएबलनेस थोड़ा सा आसान हो जाता है. स्कूल में हैं आप, क्लास के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने में कमजोर हैं, तो आपको डिसएग्री होने में आसानी होगी. भाई अपने ग्रेड को जो बढ़ा रहा है, डी से सी करवा रहा है, डिसएग्रीएबल है. तो जो मुश्किलें आती हैं, बहुत बड़ी मुश्किलें, देखा नहीं है कभी कभी घर में जब बहुत टेंशन होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई मर मुरा गया हो, तो आपको छुट्टी मांगने में बहुत मुश्किल नहीं होती. गलत होता है. शादी के लिए छुट्टी मांगना मुश्किल होता है, आप थोड़ा सा गिल्ट के साथ छुट्टी मांगते हैं प्रिंसिपल से. लेकिन अगर कोई बीमार हो तो आप हक से मांगते हैं, उसमें भी तो छुट्टी मांग रहे हैं आप. दोनों में डिसएग्री कर रहे हैं, बट सेकंड वाले में इट्स इजी, आपको भी पता है मिल जाएगा आराम से. ऐसे ही अगर आप डिसलेक्सिक हैं तो डिसएग्रीएबल होना आसान हो जाता है. ये आपको डिसएग्रीएबल बनाता नहीं है. ऐसा नहीं कि सारे डिसलेक्सिक जो हैं डिसएग्रीएबल हो जाएंगे, बट इन जनरल थोड़ा सा आसान हो जाता है. इसीलिए मैं अपने आप को बहुत जगहों पर डिसलेक्सिक बना देता हूं. जैसे ट्रेन जब पहली बार भारत में चली थी